अहमद नदीम कासमी के शोहरा आफाक अफसाने गंदासा का चौथा हिस्सा पेश खिदमत है। गंदासा पार्ट 4। पेशकश सारबान हिस्ट्री। इस वाकया के बाद मौला गलियों से गायब हो गया। सारा दिन घर में बैठा लाठी से दालान की मिट्टी कुरेदता रहता और कभी बाहर जाता भी तो खेतों चरागाहों में फिर कर वापस आ जाता। माँ उसके रवैये पर चौंकी, मगर सिर्फ चौंकने पर इक्तिफा किया। वो जानती थी कि मौला के सर पर बहुत से खून सवार हैं, वो भी जो बहा दिए गए और वो भी जो बहाए ना जा सके। ये रमजान का महीना था। नक्कारे पिट कर खामोश हो गए थे। घरों में सहरी की तैयारियां हो रही थीं। दही बिलोने और तवे पर रोटियों के पड़ने की आवाजें मंदिरों की घंटियों की तरह पर इसरार मालूम हो रही थीं। मौला की माँ भी चूल्हा जलाए बैठी थी और मौला मकान की छत पर एक चारपाई पर लेटा आसमान को घूरे जा रहा था। यक का यक किसी गली में एक हंगामा मच गया। मौला ने फौरन लठ पर गुंडासा चढ़ाया और छत पर से उतरकर गली में भागा। हर तरफ घरों में लालटेनें निकली आ रही थीं और शोए बढ़ रहा था। वहां पहुंचकर मौला को मालूम हुआ कि 3 मुसाफिर जो नेज़ों बर्छियों से लैस थे, बहुत से बैलों और गाय भैंसों को गली में से हुंकाए लिए जा रहे थे कि चौकीदार ने उन्हें टोका और जवाब में उन्होंने चौकीदार को गाली देकर कहा कि ये माल चौधरी मुजफ्फर इलाही का है। ये गली तो खैर एक जलील से गांव की गली है। चौधरी का माल तो लाहौर की ठंडी सड़क पर से भी गुजरे तो कोई उफ ना करे। मौला को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे चौधरी मुजफ्फर खुद बानफसी नफीस गांव की इस गली में खड़ा इससे गुंडासा छीनना चाहता है। कड़क कर बोला, चोरी का ये माल मेरे गांव से नहीं गुजरेगा, चाहे ये चौधरी मुजफ्फर का हो चाहे लाट साहिब का। ये माल छोड़कर चुपके से अपनी रालो और अपनी जान के दुश्मन ना बननो। इसने लठ को झुकाकर गंडासी को लाल टीनों की रोशनी में चमकाया। जाओ। मौला घिरे हुए मवेशियों को लठ से एक तरफ हुंकाने लगा, जाकर कह दो अपने चौधरी से कि मौला गंदासी वाले ने तुम्हें सलाम भेजा है और अब जाओ अपना काम करो। मुसाफिरों ने मौला के साथ सारे हुजूम के बदले हुए तेवर देखे तो चुपचाप खिसक गए। मौला सारे माल को अपने घर ले आया और सहरी खाते हुए मां से कहा कि ये सब बेज़बान हमारे मेहमान हैं, उनके मालिक परसों तक आ निकलेंगे कहीं से और गांव की इज्जत मेरी इज्जत है मां। मालिक दूसरे ही दिन दोपहर को पहुंच गए। ये गरीब किसान और मुजारे कोसों की मसाफतें तय करके खोजियों की नाज बर्दारियां करते यहां तक पहुंचे थे और ये सोचते आ रहे थे कि अगर उनका माल चौधरी के हल्काक असर तक पहुंच गया तो फिर क्या होगा। और जब मौला उनका माल उनके हवाले कर रहा था तो सारा गांव बाहर गली में जमा हो गया था और इस हुजूम में राजू भी थी। इसने अपने सर पर एनवा जमा कर मिट्टी का एक बर्तन रखा हुआ था और मुंतशिर होते हुए हुजूम में जब राजू मौला के पास से गुजरी तो मौला ने कहा, आज बहुत दिनों बाद गांव में आई हो राजू। क्यों? इसने कुछ यूं कहा जैसे मैं किसी से डरती थोड़ी हूं का तासुर पैदा करना चाहती हो। मैं तो कल आई थी और परसों और तरसों भी। तरसों थोम प्याज खरीदने आई, परसों बाबा को हकीम के पास लाई, कल वैसे ही आ गई और आज ये घी बेचने आई हूं। कल वैसे ही क्यों आ गई? मौला ने बड़े इश्तियाक से पूछा। वैसे ही बस जी चाहा आ गए। सहेलियों से मिले और चले गए। क्यों? वैसे ही, मौला ने बुझकर कहा। फिर एकदम से एक ख्याल आया, ये घी बेचोगी?
हाँ बेचना तो है, पर तेरे हाथ नहीं बेचूंगी। क्यों? तेरे हाथों में मेरे रिश्तेदारों का खून है। मौला को एकदम ख्याल आया कि वो अपनी लट को दालान में और गंडासी को बिस्तर तले रखकर भूल आया है। इसके हाथों में चलसी होने लगी। इसने गली में से एक कंकर उठाया और इसे उंगलियों में मसलने लगा। राजू जाने के लिए मुड़ी तो मौला एकदम बोला, देखो राजू, मेरे हाथों पर खून है और उन पर अभी जाने कितना और खून चढ़ेगा, पर तुम्हें घी बेचना है और मुझे खरीदना है। मेरे हाथ ना बेचो, मेरी मां के हाथ बेच दो। राजू कुछ सोच कर बोली, चल वो आओ। मौला आगे आगे चलने लगा। जाते जाते जाने इसे क्या वहम गुजरा कि राजू उसकी पीठ और पुट्टों को घूरे जा रही है। एकदम उसने मोड़ कर देखा। राजू गली में चुगते हुए मुर्गी के चूजों को बड़े गौर से देखती हुई आ रही थी। वो फौरन बोला, ये चूजे मेरे हैं, होंगे? राजू बोली। मौला अब आंगन में दाखिल हो चुका था। बोला, माँ ये सब घी खरीद लो, मेरे मेहमान आने वाले हैं थोड़े दिनों में। राजू ने बर्तन अलिफ तार कर इसके दहाने पर से कपड़ा खोला ताकि बुढ़िया घी सूंघ ले, मगर वो अंदर चली गई थी तराजू लेने। और मौला ने देखा कि राजू की कंपतियों पर सुनहरी रोई है और उसकी पलकें यूं कमानों की तरह मुड़ी हुई है, जैसे उठेंगी तो उसकी भुनमोन को मस कर लेंगी। और उन पलकों पर गर्द के जर्रे हैं और उसके नाक पर पसीने के नन्हे नन्हे सुई के नाके से कतरे चमक रहे हैं। और नथनों में कुछ ऐसी कैफियत है जैसे घी के बजाय गुलाब के फूल सूंघ रही हो। इसके ऊपरी होंठ की नाजुक मेहराब पर भी पसीना है और थोड़ी और निचले होंठ के दरमियान एक तुल है जो कुछ यूं उछटा हुआ लग रहा है, जैसे फूंक मारने से उड़ जाएगा। कानों में चांदी के बूंदे अंगूर के खोशों की तरह लसलस करते हुए लरस रहे हैं और उन बूंदों में इसके बालों की एक लट बेतरह उलझी हुई है। मोले गंडासी वाले का जी चाहा कि वो बड़ी नरमी से इस लट को छोड़ा कर राजू के कानों के पीछे जमा दे, यह छड़ा कर यूं ही छोड़ दे। यह इसे अपनी हथेली पर फैलाकर एक एक बाल को गिनने लगे। मां तराजू लेकर आई तो राजू बोली, पहले देख ले मासी, रगड़ के सूंघ ले, आज सुबह ही को ताजा ताजा मक्खन गर्म किया था, पर सूंघ ले पहले, ना बेटी में तो ना सूंघूंगी। मां ने कहा, मेरा तो रोजा मकरू होता है। फिर वो राजू को घूर घूर कर देखने लगी और कुछ देर के बाद बोली, तू फिर जा। मां ने तराजू उठाकर एक तरफ पटक दी। तुझे हौसला कैसे हुआ मेरे यहां कदम धरने का, रिश्ता कत्लों का और सौदा दे घी का, जा। फिर वो मौला की तरफ मुड़ी। जिन पर गंडासी चलाने हैं उनसे घी का लेन देन नहीं होता मेरी जान। ये गोले की मंगेतर है, गोले की, रंगे के बेटे की। राजू जिसका चेहरा कानों तक सुर्ख हो गया था, जल्दी से बर्तन पर कपड़ा बांध कर उठी और बोली, तुम्हारे सीनों में दिल हैं आ खशखाश के दाने। मौला के मुंह पर जैसे एक तरफ उसकी मां ने और दूसरी तरफ राजू ने थप्पड़ मार दिया था। वो भिया कर रह गया और जब राजू चली गई तो जलती हुई दोपहर में ऊपर छत पर चढ़ गया और चारपाई पर लेट गया। वो यूं ही देर तक धूप में लेटा रहा और जब उसकी मां इसे उठाने आई तो वो रो रहा था। तुम रो रहे हो मोले? उसने हैरान होकर पूछा और मौला बोला, तो क्या अब रूं भी नहीं? मां चकरा कर उसके पास बैठ गई।
वो बेटे के सवाल में अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही थी।